हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ये है यूनिट 5th और आज इसका लेक्चर फर्स्ट है जो आपके सामने जा रहा है। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है मोनोफिलेटिक, पॉलीफिलेटिक एंड पैराफिलेटिक ग्रुप्स। क्या होते हैं ये तीनों ग्रुप्स, इनके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो वापस से बता रही हूँ, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में यूनिट 5th का ये लेक्चर फर्स्ट है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो वो आप जाके जरूर चेक करिए। वहां पे इसके पहले के जितने लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको जो यूट्यूब पर हमारे तरफ से गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर विजिट कर लेना है और चैनल पर जब आप विजिट करेंगे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें होम वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। इसके बगल में आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है जो कि बॉटनी की है। जितने भी लेक्चर वीडियोस हमारे यूट्यूब पर गए हैं इस साल वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से वो सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जा रहे हैं जो कि रैंडम है, नहीं। ये जो भी टॉपिक्स आप यहाँ से देखेंगे हर यूनिट के वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोनो, पैरा और यहाँ पर पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। भाई फाइलोजेनी की यहाँ हम थोड़ा जिक्र करेंगे। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक बार वापस बता दे रही हूँ। फाइलोजेनी का मतलब होता है जब हम यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स को स्टडी करते हैं। एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज। तो एंसेस्टर्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? एंसेस्ट्रल स्टडी ताकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप को पहचान पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स हैं ए, बी एंड सी और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्स, वाई और जेड, इनके 3 एंसेस्टर्स हैं। मान लो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी में हमें 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई भी प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, अगर इनके बीच हमें सिमिलैरिटी मिलती है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर जब हम इनके एंसेस्टर्स चेक करेंगे, यानी इनके जब पूर्वज हम चेक करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा इनके एंसेस्टर्स एक ही है। जैसे ए और बी का अगर मैंने एंसेस्टर देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके एंसेस्टर्स तो एक्स है। ए का भी एंसेस्टर एक्स है और बी का भी एक्स है। अगर ए और बी की सिमिलैरिटी सी से नहीं मिलती है, इसका साफ मतलब है कि सी का एंसेस्टर कोई और है। यहाँ पर मान लो ये डब्ल्यू हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं फाइलोजेनी में हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखते हैं, पूर्वजों की हिस्ट्री देखते हैं और उससे पता करते हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक रिलेशनशिप है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पता करके। ठीक है, तो ये चीज इसमें होती है। तो फाइलोजेनी में टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन पूरा एक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का। टैक्सॉन मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग टैक्सा, अगर हम टैक्सा को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल हो सकता है कि भाई हम यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की पहचान करते हैं, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में पहले ही यूनिट में ये चीज पढ़ी कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म को पता करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो डिफाइनिंग टैक्सा मेक्स इट सिंपलर टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई क्रिएचर्स। तो यहाँ पर आसानी से जब हम टैक्सॉन यानी ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो बड़े आसानी से हम उसे क्लासिफाई भी कर पाते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान भी आसान हो जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमें पता चलता है कि ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसी ट्रेड्स पे टैक्सा जो है वो बनाया जाता है, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स की बनाई जाती है। कुछ टैक्सा है जो कि यहाँ पर अनरिलेटेड क्रिएचर्स का होता है, जबकि अदर्स जो होते हैं वो रिलेटेड स्पीशीज के होते हैं। टैक्सा जो है क्लासिफाई करता है
डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर्स को, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज हो गए, डिसेंडेंट यानी उनके जो नेक्स्ट जनरेशन हो गई, ठीक है। तो टैक्सा जो है वो क्लासिफाई करता है जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म और जितने उनके पूर्वज हैं उन सबको। ये जो कैटेगरीज है इसका यूटिलाइज किया जाता है फाइलोजेनेटिक की स्टडी में, यानी ये पता करने के लिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कौन कौन है, तो फाइलोजेनी पता करने में ये हेल्प करता है। और इसी में मोनोफिलेटिक, पैराफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स आते हैं। मोनोफिलेटिक, पैरा और पॉलीफिलेटिक टर्म्स जो है ये यूज किए गए हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन कर पाए ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। भाई जैसे जैसे वो इवॉल्व करके बदल कर आगे बढ़े होंगे, तो उन इवॉल्व करने के बाद जब वो आगे बढ़ गए तो हमने पीछे और जाके उनके एंसेस्टर्स को समझा, और एंसेस्टर्स देखने से जब उनके कॉमन एंसेस्टर्स मिले तो हमें ये चीज और क्लियर हो गई कि ये एंसेस्टर्स में सिमिलैरिटी क्यों है और क्यों इनको एक टैक्सा या किसी एक ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो मोनोफिलेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें सारे डिसेंडेंट्स आते हैं ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर के इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। और पैराफिलेटिक ग्रुप्स जो होते हैं इसमें कुछ लेकिन सारे डिसेंडेंट्स यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर के नहीं होते हैं। अब देखेंगे कैसे ये तीनों अलग अलग है, तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोफिलेटिक ग्रुप्स की। मोनोफिलेटिक ग्रुप का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एंसेस्ट्रल स्पीशीज आते हैं और उनके सारे डिसेंडेंट्स आते हैं, मतलब एक पूर्वज और उनके जितने नेक्स्ट जनरेशन है वो आते हैं। बाकी दूसरे अगर एक वर्ड में समझा जाए तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे एक कॉमन एंसेस्टर होता है। देखो वर्ड में मोनो छुपा हुआ है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनोफिलेटिक, फिलिक वर्ड या फिलेटिक वर्ड फाइलो से बना है, फाइलोजेनी जब मतलब हम एंसेस्टर्स की स्टडी हम करते हैं, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वन वर्ड छुपा हुआ है, मोनो का मतलब वन होता है। इसका साफ मतलब है कि इस ग्रुप में आप देखेंगे कि एक कॉमन एंसेस्टर होगा। कितना कॉमन एंसेस्टर होगा? एक कॉमन एंसेस्टर होगा। देखो तो इसको पैराफिलेटिक ग्रुप से काफी अलग होता है क्योंकि सॉरी पॉलीफिलेटिक ग्रुप से काफी अलग होता है क्योंकि वर्ड पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन थ्री, मतलब कहीं ना कहीं एक दो तीन से ज्यादा ही होगा। पॉलीफिलेटिक में थ्री से ज्यादा ही नंबर आते हैं, तीन चार पांच छह कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पे जिनके एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं, ढेर सारे पूर्वज जिनके होते हैं, वो कहलाता है पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स, ठीक है, जिनके कॉमन एंसेस्टर एक नहीं होते, डू नॉट शेयर लिखा है ना, तो एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। तो टैक्सोनॉमी में देखा जाए यानी प्लांट एनिमल्स की ग्रुपिंग में देखा जाए तो मोनोफिलेटिक ग्रुप्स जो है ये सबसे साइंटिफिकली वैलिड माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने के लिए। भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं मोनोफिलेटिक? भाई ये ग्रुप्स, ये तरीके हमें बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में रखा जाना चाहिए, तो ये हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। तो मोनोफिलेटिक ग्रुप जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि एक सही ग्रुप है, ट्रू ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम देख पाते हैं और उसका क्लासिफिकेशन बड़े आसानी से हो जाता है क्योंकि कॉमन एंसेस्टर एक है, तो ग्रुप करने में, क्लासिफाई करने में, आगे चल के नेमिंग करने में आसानी हो जाती है। वर्ड मोनोफिलेटिक एक ग्रीक वर्ड से आया, मोनोस मतलब सिंगल, पहले ही बता चुकी हूँ, मोनो का मतलब वन होता है या सिंगल होता है, और फाइलॉन का मतलब होता है रेस या ट्राइब, कोई एक ग्रुप हो या किसी चीज की एक ग्रुप ही समझ लो, एक ग्रुप की बात हो रही है। तो सफिक्स इटिक जो लगा हुआ है मोनोफिलेटिक में, इटिक जो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब है समथिंग जो कि एक किसी ग्रुप या कैटेगरी के अंदर आता है। तो मोनोफिलेटिक मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके एक कॉमन एंसेस्टर है, वो किसी एक ग्रुप के अंदर आता है और एक कॉमन पूर्वज इसके निकल के आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बर्ड्स की, ठीक है। तो बर्ड्स का एक कॉमन एंसेस्टर है एंड ऑल डिसेंडेंट्स फ्रॉम दैट एंसेस्टर, और उसी एंसेस्टर से निकलकर सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स बने हैं। तो इसमें सारे टाइप के बर्ड्स आते हैं, जैसे अगर मैं बर्ड में बात करूं चिकन की, अगर मैं बर्ड्स में बात करूं ईगल की, पेंगुइन्स की, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं जो कि एक ग्रुप से, एक एंसेस्टर से निकल कर आए होंगे। तो ऑल बर्ड्स हैव सर्टेन कैरेक्टर। अब सारे बर्ड में कुछ ना कुछ तो फीचर्स कॉमन होते हैं ना, सबके पास पंख होंगे, सब उड़ने की एबिलिटीज रखते हैं, ठीक है, सबके पास एक चोंच होती है, बीक जिसे कहते हैं, जो कि उन्हें उनके पूर्वजों से या एंसेस्टर से मिला होता है। तो इसको बोलते हैं मोनोफिलेटिक ग्रुप्स। समझ आया बेटा?
तो ये हो गया मोनोफिलेटिक ग्रुप्स। क्लियर हुआ है ये चीज? तो वेरियस क्रिएचर्स चाहे वो पहले के हो या प्रेजेंट टाइम के हो, इन सबको हम ऐसी तरह से कैटेगरी में बांटते हैं। अगर हमारे पास ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, मान लो बर्ड है, तब तो आपको पता है कि भाई ठीक है इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, और हमने मान लिया कि ईगल भी एक ही ग्रुप में आता है, उसी ग्रुप का पार्ट पेंगुइन भी है, उसी ग्रुप का पार्ट चिकन भी है। लेकिन ये तो आसान सा एग्जाम्पल हो गया। मान लो आप किसी ऑर्गेनिज्म को पहले से नहीं जानते हो, लेकिन आपको उसे ग्रुप में या अलग ग्रुप में रखना है, तो आप सबसे पहले उन अलग अलग ABCD ग्रुप्स के फीचर्स देखोगे और ये पाओगे कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस होंगे। मान लेते हैं सिमिलैरिटी, मान लेते हैं तो A और B सिमिलर है, C और D सिमिलर है। अब इसमें हम फाइलोजेनी देखते हैं, यानी इनके एंसेस्टर्स का पता लगाते हैं। तो ये भी पता चलता है कि अगर ये दो में सिमिलैरिटी है, इनका साफ मतलब है कि A और B के एंसेस्टर एक होंगे और C और D के भी एंसेस्टर एक होंगे। इसी को मोनोफिलेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप एक मोनोफिलेटिक ग्रुप हुआ क्योंकि इनके एंसेस्टर्स एक है, कॉमन है, जिसके वजह से इनकी जो टैक्सोनॉमी है वो आसानी से हो पाती है, इनकी जो ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन है, वो बेहतर तरीके से हो पाता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा इसी में पैराफिलेटिक ग्रुप। क्या आता है? पैराफिलेटिक ग्रुप। पैराफिलेटिक ग्रुप क्या होता है? पैराफिलेटिक वर्ड डिफाइन करता है एक ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स को दैट हैज अ कॉमन एंसेस्टर एंड सम ऑफ द डिसेंडेंट्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होगा पैराफिलेटिक में, लेकिन सारे उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे वो सब उसी ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। जैसे अभी तक हमने मोनोफिलेटिक में जाना कि एक X नाम का एंसेस्टर होगा जिससे निकलकर ABC नाम के ऑर्गेनिज्म बनेंगे और उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर होगा। लेकिन अब जब हम पैराफिलेटिक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ABCDE, अगर ये 5 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर मान लेते हैं इन तो 3 के एंसेस्टर X है, लेकिन जरूरी नहीं है कि X के जो नेक्स्ट डिसेंडेंट हम कहेंगे, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है DE, वो इसी ग्रुप के मेंबर हो, जरूरी नहीं है। ऐसे ग्रुप को पैराफिलेटिक ग्रुप्स कहते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई यहाँ पर भी एक कॉमन एंसेस्टर है, कुछ डिसेंडेंट्स भी हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन भी प्रेजेंट है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, सारे डिसेंडेंट्स नहीं होंगे इनके। तो कोई ग्रुप ऑफ क्रिएचर को पैराफिलेटिक तब कहा जाता है कि यहाँ पर एक नेचुरल ग्रुप मेंबर है जो कि यहाँ पर अलग ग्रुप में चला गया। रीजन कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस माने जा सकते हैं। अब पैराफिलेटिक वर्ड को अगर हम डिकोड करें तो ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आता है पैरा। पैरा का मतलब होता है उसके आसपास या उसके बगल में, पैरा का मतलब अगल बगल या साइड में। फाइलॉन का मतलब वही ग्रुप, रेस या ट्राइब, और इटिक का मतलब हो गया किसी एक ग्रुप का मेंबर को किसी एक जगह से, एक कैटेगरी से बिलोंग करना, है ना। तो पैराफिलेटिक वर्ड जो है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नियर अ ट्राइब, किसी के आसपास, किसी एक ग्रुप के आसपास। अब जैसे ये पूरा एक ग्रुप है, ABC का जो एंसेस्टर है वो X है, लेकिन DE भी इसी के आसपास है, तो ये पूरा एक पैराफिलेटिक ग्रुप कहलाया। जबकि अगर हम सिर्फ A, B और C को अगर देखते हैं इस जगह पे तो ये एक मोनोफिलेटिक ग्रुप है, लेकिन इस पूरे चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये एक पैराफिलेटिक ग्रुप है। तो पैराफिलेटिक ग्रुप को पार्शियल या आधा अधूरा ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो हम देखते हैं लेकिन सारे नेक्स्ट जनरेशन इसमें आते ही नहीं है। डज नॉट इंक्लूड ऑल द डिसेंडेंट, सारे डिसेंडेंट एक कॉमन एंसेस्टर के इसमें नहीं आते। कॉमन एंसेस्टर एक ही है, बार बार कहूंगी, मोनोफिलेटिक और पैराफिलेटिक बहुत अलग नहीं है। एंसेस्टर आपको एक ही कॉमन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी जरूरी नहीं है कि वो सब उसी के एंसेस्टर, उसके एंसेस्टर वही एक ही हो, है ना। तो वो पैराफिलेटिक ग्रुप है। तो कहा जा रहा है इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है इसको ज्यादा यूजफुल माना जाता है पॉलीफिलेटिक की तुलना में, मोनोफिलेटिक की तुलना में नहीं। मोनोफिलेटिक तो सबसे बेस्ट है क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन इसकी तुलना पॉलीफिलेटिक ग्रुप से हो रही है कि उसकी तुलना में पैराफिलेटिक सही है। लेकिन देखो साफ साफ लिखा है लेस यूजफुल, लेकिन मोनोफिलेटिक ग्रुप की तुलना में कम यूजफुल है और पॉलीफिलेटिक ग्रुप की तुलना में ज्यादा यूजफुल है, ये कहने का मतलब है। जैसे एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, तो रेप्टाइल वर्ड आते ही हम ये दिमाग में आता है हमारे कि कोई रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, या लाइक स्नेक्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स में जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गया,
लिजर्ड हो गया, ये सारे कौन है, ये सारे रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स जिसे आप कहते हो। तो स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, अच्छा देखो यही सारे एग्जाम्पल मुझे भी याद आ रहे थे। तो स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, टर्टल जिसे आप कहते हैं, टोटोइज कह लो, ये सब इसी में आते हैं। तो ये पैराफिलेटिक है। क्यों पैराफिलेटिक है? बिकॉज ये जो एनिमल्स है इनके कॉमन एंसेस्टर हैं, इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, बट लेकिन ये जो ग्रुप है डज नॉट इंक्लूड ऑल द डिसेंडेंट ऑफ द एंसेस्टर, लेकिन उस एंसेस्टर के ये सारे नेक्स्ट जनरेशन होंगे ये जरूरी नहीं है। बर्ड्स जो को जैसे कि जो कि अगेन विच आर ऑल्सो द डिसेंडेंट ऑफ द सेम एंसेस्टर, माना जाता है कि रेप्टाइल से ही निकलकर इन्हीं से आगे चल के रेप्टाइल से बर्ड भी बने हैं, लेकिन क्या यहाँ पर does not include in the group of reptile, लेकिन बर्ड्स को रेप्टाइल के ग्रुप में तो नहीं रखा गया है। अब जैसे कि यहाँ पे पैराफिलेटिक ग्रुप में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम मानते हैं कि जब हम बात करते हैं अबाउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की जब हम या कॉर्डेट्स की इसके अंदर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ 4-5 ग्रुप मिलते हैं। जैसे कि पहला ग्रुप हमें मिलता है फिशेस का, राइट, फिशेस का, मछलियों का। दूसरा हमें मिलता है एम्फीबियंस का, इसका मिलता है भाई एम्फीबियंस का। तीसरा हमें मिलता है ग्रुप रेप्टाइल्स का। चौथा मिलता है ग्रुप हमें बर्ड्स का, और पांचवा ग्रुप हमें मिलता है मैमल्स का। ये 5 ग्रुप है। ओके, अब इन पांचों ग्रुप को अगर देखा जाए तो इन पांचों ग्रुप में कहा जा रहा है कि भाई रेप्टाइल से ही इवॉल्व होके बर्ड्स बने हैं, और रेप्टाइल्स में ही कुछ ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्नेक्स आता है, टर्टल्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पैराफिलेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल हुआ। कैसे? क्योंकि एक पूर्वज है, एक एंसेस्टर है रेप्टाइल, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके ये सारे डिसेंडेंट हो। मे बी इन तीनों में से कोई एक ऐसा हो जिसका असेंडेंट या पूर्वज कोई और निकले, तो ये एक पैराफिलेटिक ग्रुप हुआ। इसी तरह माना जाता है कि रेप्टाइल से निकलकर बर्ड्स भी बने होंगे, लेकिन क्या बर्ड्स और बर्ड्स को रेप्टाइल के ग्रुप में रखा गया? नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा डिफरेंट ग्रुप बन गया है। तो इसी तरह से बात हो रही है कि ये पैराफिलेटिक ग्रुप है। लेकिन वही बर्ड्स के अंदर मैं बोलूं कि चिकन भी है, बर्ड्स के अंदर मैं बोलूं कि यहाँ पर पीकॉक्स भी है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूंगी तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि भाई ये तो एक मोनोफिलेटिक ग्रुप हुआ, क्योंकि वो बर्ड ही एंसेस्टर है जिससे निकलकर डिफरेंट डिफरेंट तरह के चिड़िया या बर्ड्स बनी है, तो वो मोनोफिलेटिक एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको मोनोफिलेटिक और पैराफिलेटिक समझ आया होगा। इसी तरीके से अब समझ लेते हैं पॉलीफिलेटिक ग्रुप। अगेन वही वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब हो गया मल्टीपल इन नंबर। मल्टीपल इन नंबर या मोर देन 3 मान लो, 1, 2 या 3 से ज्यादा। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे कोई एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है, नो वन कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, और इसको हम पॉलीफिलेटिक ग्रुप कहेंगे या पॉलीफिलेटिक टैक्सॉन कहेंगे। पॉलीफिलेटिक ग्रुप जो है यहाँ पे ये अनरिलेटेड क्रिएचर्स, मतलब जो क्रिएचर्स, जो ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए भी नहीं है, वो भी इधर रखे जाते हैं और इनके सेवरल कॉमन एंसेस्टर्स निकल कर आते हैं। तो यही कह रहा है, एक कॉमन एंसेस्टर हुआ तो मोनोफिलेटिक ग्रुप पड़ा, एक से ज्यादा कॉमन एंसेस्टर निकला, या मान लो एक से ज्यादा कॉमन एंसेस्टर तो नहीं बोले, लेकिन एक कॉमन एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट नहीं निकल पाए, यानी उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो सारे उसी एंसेस्टर के नहीं निकले, तो वो पैराफिलेटिक हुआ। और जब एंसेस्टर ही एक से ज्यादा हो गए तो वो पॉलीफिलेटिक हो गया। यही चीज आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। तो इट इज समवॉट ऑफ एन ऑड कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स। यहाँ पे एक ऑड कलेक्शन क्रिएचर्स का देखने को मिलता है। पॉलीफिलेटिक टैक्सॉन को रिक्लासिफाई किया गया है when it is discovered, since it is entirely artificial assemblance। ये कहा जाता है कि भाई इसका नेचुरल तरीके से ये क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाता है, जैसा कि एक मोनोफिलेटिक ग्रुप कहता है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल तरीके का ग्रुपिंग है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं, एक पूर्वज तो निकल के ही नहीं आ रहे। तो पॉलीफिलेटिक वर्ड जो है वो पॉली वर्ड से निकल कर आता है। पॉली मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, मल्टीपल, मेनी, कुछ भी कह लो, ढेर सारे। और फाइलॉन का मतलब होता है कोई एक ग्रुप, रेस या ट्राइब। सफिक्स इटिक का मतलब हो गया है समथिंग या कोई एक ऐसी चीज जो किसी एक ग्रुप को बिलोंग करती है, किसी एक कैटेगरी से आती है। तो पॉलीफिलेटिक का मतलब बिलोंगिंग टू मेनी ग्रुप्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारे ग्रुप के पार्ट है।
एक ग्रुप के पार्ट होते तो मोनोफिलेटिक कहलाता, और एक ही ग्रुप में से निकलकर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो पैराफिलेटिक कहलाता, और ग्रुप में ही यहाँ पर ढेर सारे एंसेस्टर्स पूर्वज निकल कर आते तो उसको हम लोग कहते हैं, मेनी एंसेस्टर्स जब होते तो वो हम कहते हैं पॉलीफिलेटिक ग्रुप। समझ आया? तो पॉलीफिलेटिक ग्रुप को आर्टिफिशियल ग्रुप भी कह रहे हैं। रीजन इज कि एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, यही रीजन है। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे इस बेसिस पे जब प्लांट्स की या एनिमल की ग्रुपिंग करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सिमिलैरिटीज बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी, सुपरफिशियल मिलेगी, मतलब सतह पर मिलेगी, बहुत डीप अंदर तक की सिमिलैरिटी आप नहीं पहचान पाओगे। तो ये चीज इधर होती है, रादर देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवॉल्व करके जब वो प्लांट एनिमल आगे आया होगा वो रिलेशनशिप ये बेहतर तरीके से ये वाला तरीका नहीं समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो ग्रुपिंग निकल कर आएगी, जो हम प्लांट की ग्रुपिंग करेंगे, एनिमल की ग्रुपिंग करेंगे, वो बेहतर निकल कर नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और इतने यूजफुल नहीं है जितना कि एक मोनोफिलेटिक या पैराफिलेटिक ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसको क्लासिफाई किया गया है फ्लाइंग एनिमल, उड़ने वाले एनिमल्स, जैसे कि बर्ड, बैट्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो उड़ते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल होता है, बर्ड बैट्स होते ही हैं, इंसेक्ट्स भी बहुत सारे उड़ते हैं। तो इनको बोला गया है कि भाई ये पॉलीफिलेटिक है, क्योंकि इनमें से सब के सब एक ही ग्रुप के मेंबर नहीं है। मान लो बर्ड्स यहाँ पर एव्स के मेंबर हो गए, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट फाइलम है, अर्थ्रोपोडा ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो इस तरह से तो इनके पास एबिलिटी है उड़ पाने की, सबके पास एबिलिटी है। अब हम बोलेंगे कि भाई ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, कहीं ना कहीं इनके एक से ज्यादा कॉमन एंसेस्टर, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी है। किस चीज की सिमिलैरिटी मिली इन एग्जाम्पल में? सब उड़ पा रहे हैं। लेकिन ये जो एबिलिटी है फ्लाई करने की, इस बेसिस पे क्या हम इसको एक ग्रुप में रखेंगे तो सही होगा? नहीं सही होगा। तो कहीं ना कहीं इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, एक एंसेस्टर नहीं है। बर्ड का अलग एंसेस्टर है, बैट्स के अलग, इंसेक्ट्स के अलग है, फ्लाइंग स्क्विरल के अलग। तो बर्ड, बैट्स और इंसेक्ट ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन से निकल कर आते हैं। ठीक है, अब जैसे बर्ड्स की बात करें तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है, बैट्स की बात करें तो पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है, और इंसेक्ट्स की बात करें तो वो भी एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है। तो एनिमल्स के अंदर ही सब आ रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग ग्रुप है। समझ आया बेटा? अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि डीएनएस की तरफ से बीएससी या बीकॉम, या अगर आप यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा एक ऑफर आपके सामने आ रहा है, जिसमें आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये ऑफर आ रहा है। अब इस बैच के अंदर बच्चों आप लोग को A to Z फर्स्ट से लेके 8 तक की सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी। तो आप हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ जरूर जुड़िए बच्चों, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर। इस नवोद्भव बैच के अंदर ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वन शॉट रिवीजन भी आपको यूनिट वाइज यहाँ पर कराया जाएगा। बच्चों 3 महीने का ये पूरा कोर्स है, और आप अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब समय ज्यादा नहीं बचा है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स काफी करीब है, तो आप इसके साथ जुड़े जाइए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द अपने जो भी सिलेबस है उसको कवर अप कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको A to Z यहाँ पे मिल जाएगी, और कोर्स की वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम यहाँ पे नवंबर में ही होंगे, कुछ के दिसंबर में, कुछ के जनवरी में होंगे, तो इसलिए तब तक वैलिडिटी आपकी बनी रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इस पूरे नवोद्भव बैच के अंदर जो ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी, इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसके अंदर अब जैसे मैं बात करूँ बीएससी बायोलॉजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस इसी ऑफर प्राइस पर मिल जाएगी, एक ऑफर प्राइस पे। इस पे डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इस ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। आइए बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो दे सकते हैं। और आज ही डीएनएस एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड करिए बच्चों। न सिर्फ डाउनलोड करने से आपको इस बैच के साथ आप एनरोल हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन से डीएनएस एजुकेयर ऐप पर ही मिलेगा। तो आइए अब आई थिंक अब ये सम अप हो चुका है कि क्या होता है मोनोफिलेटिक, पैराफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स। एक बार इसको फटाफट से डिफरेंसेस के समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन एक मोनोफिलेटिक की कहती है कि भाई यहाँ पर ढेर सारे डिसेंडेंट्स हैं और इनके एक कॉमन एंसेस्टर है। कितने एंसेस्टर है? एक कॉमन एंसेस्टर है। अब ऐसे में जब एक कॉमन एंसेस्टर रहता है तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना, क्लासिफाई करना और सिमिलैरिटीज अंदर तक पता कर पाना आसान होता है। सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है ग्रुपिंग का, क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का। पैराफिलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? जहां पर एक ही कॉमन एंसेस्टर है,
ठीक है, मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर होंगे और कुछ इनके ऑफस्प्रिंग लेकिन होते हैं, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी नेक्स्ट जनरेशन इनके कुछ होंगे, सब नहीं होंगे। वही अगर बात करें पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स की, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स जो है वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस बेसिस पे ये सबसे कहा जाता है सुपरफिशियल तरीका, आर्टिफिशियल तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, क्योंकि एंसेस्टर्स ज्यादा हैं तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी कम, डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो कॉमन एंसेस्टर एक है मोनोफिलेटिक में, पैराफिलेटिक में भी एक ही कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन इनके जरूरी नहीं है कि सेम कॉमन एंसेस्टर से हो। यहाँ पर पॉलीफिलेटिक में कॉमन एंसेस्टर एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, तो वो लिखा है लैक करता है। डिसेंडेंट्स जो है वो क्या है, सारे डिसेंडेंट यानी नेक्स्ट जनरेशन एक ही एंसेस्टर के होते हैं। पैराफिलेटिक में सारे डिसेंडेंट एक कॉमन एंसेस्टर के नहीं होते हैं, और पॉलीफिलेटिक में सारे डिसेंडेंट्स अलग होते हैं क्योंकि सब अलग अलग एंसेस्टर से आते हैं। नेचर की बात करें तो नेचुरल तरीका है ये टैक्सोनॉमी करने का, ये भी नेचुरल तरीका है, और ये आर्टिफिशियल तरीका है, कौन सा, पॉलीफिलेटिक वाला। लास्ट आता है किस पे बेस्ड है, तो ये साइनएपो सिन एपोमॉर्फी पे बेस्ड है, ये यहाँ पे सिंप्लेसियोमॉर्फी पे बेस्ड है, और ये कन्वर्जेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये था कुछ डिफरेंसेस इनके बारे में। तो मोनोफिलेटिक, पैराफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक टर्म्स जो है ये यूज हुए थे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, और सभी पे हम जब प्लांट्स की ग्रुपिंग या एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं तो हम इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे समय के साथ ये इवॉल्व किए तो हम इनके एंसेस्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर प्लांट एनिमल की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो यही है। तो मोनोफिलेटिक को क्लैड भी कहते हैं, ग्रुप क्लैड मतलब हो गया कि भाई ये ग्रुप कहते हैं जिसमें यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं और उसके सारे डिसेंडेंट्स आ गए। मोनोफिलेटिक में सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर आ गए, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ गए। पैराफिलेटिक में आपने देखा कि एक ही एंसेस्टर है लेकिन कुछ ही डिसेंडेंट इनके होंगे, सब नहीं होंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि घर का एक मुखिया होता है ना, तो मोनोफिलेटिक वाले में एक मुखिया होगा और उनके सारे नेक्स्ट जनरेशन दिखेंगे, चाचा चाची, मामा मामी, उनके पोते परपोते एक कॉमन एंसेस्टर के साथ दिखेंगे, है ना, एक घर के बड़े बुजुर्ग होंगे। लेकिन जब बात होती है पैराफिलेटिक में, तो एक ही बुजुर्ग यहाँ पर भी है, एक ही घर का बड़ा मुखिया यहाँ पर भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी के सारे बच्चे पोते परपोते हों, तो वो कहलाएगा पैराफिलेटिक ग्रुप। यहाँ पर कह रहा है ना कि डिसेंडेंट सारे नहीं आएंगे, कुछ आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते। नेक्स्ट आता है पॉलीफिलेटिक, जो कि कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं, एक से ज्यादा कॉमन एंसेस्टर है, और यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक पैरेलल या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जैसा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह से निकल कर आए और एक जगह आके चले आए, तो इसकी वजह से कुछ सिमिलैरिटी तो देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, लेकिन बहुत सारी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो बच्चों ये था मोनोफिलेटिक, पैराफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं लास्ट में, डिफरेंसेस तो हमने देख लिया, सिमिलैरिटीज क्या है। तो सबके सब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बताते हैं, सबका काम उद्देश्य एक ही है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप बताना, कि भाई वो ऑर्गेनिज्म आपस में कितनी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, कितने डिफरेंसेस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब रिलेशनशिप ही बताते हैं, तीनों का काम वही है। ऑल दीज डिफाइन व्हाट आर टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं सबका काम एक ही है कि ग्रुप बताना ऑर्गेनिज्म की, है ना। तो एक तरह से पहला वाला बता रहा है रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में बताता है, दूसरा बोल रहा है कि भाई ये प्लांट्स या एनिमल की ग्रुपिंग करने में आसानी देता है। सबके कॉमन एंसेस्टर को ऑलवेज कंसिडर किया जाता है, यानी कि सबके पूर्वजों को कंसिडर किया जाएगा चाहे कॉमन एंसेस्टर हो या ना हो। ऑल दीज थ्री टर्म्स, सारे थ्री टर्म्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हुए। दे ऑल इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी प्लांट एनिमल की ग्रुपिंग करते हैं, किस बेसिस पे, कि भाई कितने कैरेक्टर्स सेम हैं, शेयर्ड से कैरेक्टर्स, यानी एक जैसे कैरेक्टर्स कितने हैं, जैसे कि एंसेस्टर्स सेम है कि नहीं, एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं वो सेम है कि नहीं, या अंदर से जो जीन होता है जेनेटिक कैरेक्टर है वो कितना सिमिलर है या नहीं। तो ये था बच्चों आप लोग को मोनोफिलेटिक, पैराफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स के बारे में। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है, हालांकि आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोनो, पैरा और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स क्यों आपने पढ़ा, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं,
ठीक है बच्चों, जाने से पहले वापस आपको बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवोद्भव बैच डीएनएस की तरफ से स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर आपको A to Z फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को सारी क्लासेस फर्स्ट टू 8 यूनिट्स तक की मिलेगी। इसमें हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आप हमारे इस बैच के साथ एनरोल होते हैं तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बच्चों, आपको इस नवोद्भव बैच के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, ना सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी बल्कि कह सकते हैं मंथली वीकली जो भी आपके डाउट वगैरह आते हैं उसकी भी क्लासेस होगी, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन जल्दी आपके लिए आने वाला है, जहाँ पे आपको हर यूनिट का वन शॉट रिवीजन मिलेगा। यानी अगर 8 यूनिट है तो 8 वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक फाइनल टच या और बेहतर तैयारी आपकी उससे हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरा कोर्स देखा जाए तो 3 महीने का है। इसके अंदर क्या ऑफर प्राइस की बात करें तो सिर्फ 1250 इसका ऑफर प्राइस है। इसके अंदर जैसे मैं बीएससी बायोलॉजी की बात करूँ तो इसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस ऑफर प्राइस में मिल जाएगी। DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो ले सकते हैं और जल्द से जल्द हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो? और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में DNS आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।